जल्द होगा विधानसभा सत्र। राज्य आंदोलनकारियों के क्षैतिज आरक्षण की जगह उम्मीद। मंत्रिमंडल ने सत्र बुलाने के लिए सीएम धामी को किया अधिकृत। कैबिनेट में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर लगे मोहर। हजारों परिवारों को राहत। प्रदेश में लागू रहेगी नजूल नीति। अब तो बकायेदारों को करनी पड़ेगी जेब ढीली। बकाया बिल वालों को नोटिस जारी करने और भुगतान न होने पर कनेक्शन काटने के निर्देश। सभी सब स्टेशन में मेगा लगेंगे कैंप। देहरादून के निजी अस्पतालों में बढ़ रहे स्वाइन फ्लू के मरीज। एक की मौत। अस्पताल की रिपोर्ट के मुताबिक अस्पताल में स्वाइन फ्लू के 3 मरीज भर्ती। उत्तराखंड में मिला कोविड के नए वेरिएंट स्ट्रेन 1 का पहला मरीज। 72 वर्षीय महिला में हुई पुष्टि। उत्तराखंड में कड़ाके की ठंड। कोहरे से रेल सेवाएं प्रभावित। गिरता तापमान करेगा बुरा हाल। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। खबर उत्तराखंड की शुरुआत करेंगे हम खबरों के साथ में। उत्तराखंड में कड़ाके की ठंड देखने को मिल रही है। कोहरे से रेल सेवाएं भी प्रभावित हो गई हैं और गिरता तापमान करेगा बुरा हाल। कड़ाके की ठंड से जनजीवन बेहाल हुआ। मैदानी क्षेत्रों में घने कोहरे के चलते दुश्वारियां बढ़ गई हैं। हरिद्वार, ऊधम सिंह नगर, नैनीताल मैदानी क्षेत्रों में कोहरा। पौड़ी और देहरादून के मैदानी क्षेत्रों में घना कोहरा देखने को मिला है। कोल्ड डे की स्थिति बनने को लेकर येलो अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। तो कोल्ड डे की स्थिति बनने को लेकर येलो अलर्ट जारी किए जाने की बात सामने आई है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और हरिद्वार, ऊधम सिंह नगर, नैनीताल सहित मैदानी क्षेत्रों में कोहरा देखने को मिल रहा है। तो मैदानी क्षेत्रों में कोहरा देखने को मिल रहा है। पौड़ी और देहरादून के मैदानी क्षेत्रों में घना कोहरा देखने को मिला। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। तो यह अहम खबर आपको हम बता दें। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अंकित काला जुड़ चुके हैं। अंकित, लगातार ठंड बढ़ती जा रही है। मैदानी क्षेत्रों में लगातार कोहरा देखने को मिल रहा है, जिसके चलते वाहनों की रफ्तार पर भी ब्रेक लग गया है। देखने को मिल रही है और घने कोहरे की वजह से लोगों को काफी दिक्कतें हो रही है। उत्तराखंड की समय बात करते तो फिलहाल तो देहरादून में धूप खिली हुई है, लेकिन सुबह से ही हम देख रहे हैं कि जो धुंध है और जो पाला है वो लोगों को काफी दिक्कतें परेशान कर रही है। और मौसम विभाग से भी आने वाले समय में घने कोहरे को लेकर के येलो अलर्ट जारी किया है। देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी, नैनीताल, ऊधम सिंह नगर, हरिद्वार, ये तमाम जनपद है जहां पर कि अभी आने वाले समय में ये कोहरा और भी ज्यादा दिक्कत करेगा। और इस घने कोहरे की वजह से जो सुबह के समय ही लोग अपनी जो गाड़ियों का जो डिपर है उसको ऑन करके चल रहे हैं, जो गाड़ियों की रफ्तार है वो धीमी हो चली है। इसके अलावा ठंड की वजह से भी लोगों को काफी दिक्कतें हो रही है और तमाम जो परेशानियां हैं इस सूखी ठंड की वजह से जो बीमारियां हैं वो भी कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है। अस्पतालों में लगातार जो मरीजों की संख्या है वो लगातार बढ़ रही है और आने वाले समय में भी ये ठंड जो है वो लोगों को और परेशान करेगी, क्योंकि मौसम विभाग की तरफ से पाला गिरने और जो धुंध है उसको लेकर के अलर्ट जारी किया गया है। और तमाम जनपदों में हम देख रहे हैं कि घना कोहरा जो है वो इस समय लोगों को परेशान कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे साथ में अनिल राणा भी हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। अनिल, उत्तराखंड में कोहरे को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है और रेल सेवाएं खासतौर पर प्रभावित हुई हैं, ऐसा बताया जा रहा है।
जी अपने दर्शकों को बताते चले कि पहाड़ों में आप देख रहे होंगे कि इस वक्त कितना ठंडा है। सुबह के समय और शाम समय की बात की जाए तो बाहर निकलना बहुत मुश्किल हुआ है और शहरों में मैदानों में कोहरा जमा हो। वहीं बात की जाए तो लोग अलाव का यहाँ पे सहारा ले रहे हैं। और पहाड़ों में भी इस मौसम बिल्कुल साफ है, लेकिन ठंड ठंड का आप प्रकोप देख सकते हैं कि हमने भी इस वक्त मफलर और टोपी पहनी हुई है। और यहाँ पे जो पहाड़ों में सुबह के समय पाला गिर रहा है और मौसम ठंडा बना हुआ है। जी बिल्कुल साफ तौर पर हम देख पा रहे हैं कि मौसम ठंडा बना हुआ है, वाहनों की रफ्तार काफी हद तक प्रभावित हुई है। अंकित, प्रशासन ने इस ठंड से बचने के लिए क्या कोई खास इंतजाम किए हैं? क्या अलाव की व्यवस्था नगर निगम की ओर से की गई है? कहीं पर ऐसी कोई जानकारी, कोई तस्वीर सामने आई? बिल्कुल गरिमा देखिए, इस शीतलहर को देखते हुए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी जिलाधिकारियों को चाक चौबंद व्यवस्थाओं के इंतजाम करने के दिशा निर्देश दिए हैं। सभी जनपदों के जो जिलाधिकारी हैं वो अपनी तरफ से मॉनिटरिंग कर रहे हैं। राजधानी देहरादून की बात करें तो देहरादून के इस समय 37 स्थानों पर अलाव की व्यवस्था की गई है और रोजाना देखा जा रहा है कि जो नियमित रूप से अलाव जलते रहे। इसके अलावा जो रेन बसेरे हैं वहां पर भी जो ठंड से बचने के जो उपाय हैं उन सभी को चाक चौबंद रखा गया है। उसमें चाहे वो कंबल की बात करें या स्वच्छता की बात करें, ऐसे तमाम इंतजाम हैं जो कि रेल बसेरों में देखने को मिल रहे हैं। तो निश्चित ही आने वाले समय में भी ये ठंड और भी अधिक बढ़ेगी। और जिस तरीके से मौसम विभाग का भी अनुमान है कि अभी जो पाला है वो लोगों को दिक्कतें करेगा और इसके साथ ही जो घना कोहरा है वो अभी आने वाले समय में भी परेशान करेगा। तो निश्चित ही आने वाले समय में भी दिक्कतें और बढ़ेगी। लेकिन अभी फिलहाल की अगर हम बात करते हैं उत्तराखंड में, तो लगातार ठंड का प्रकोप देखने को मिल रहा है और शीतलहर की वजह से लोगों को खासी दिक्कतें हो रही है। बिल्कुल साफ तौर पर हम देख पा रहे हैं कि लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कोयले से रेल सेवाएं भी प्रभावित हो गई हैं और अलग अलग जगहों पर लोग परेशान नजर आ रहे हैं। हमारे साथ में अनिल भी है। अनिल, देखिए उत्तराखंड में ठंड के मौसम में पर्यटक बड़ी संख्या में पहुंचते हैं, लेकिन उन्हें बर्फबारी का विशेष तौर पर इंतजार होता है। ठंड भले ही बहुत ज्यादा पड़ रही हो, लेकिन कई जगहों पर बर्फबारी न होने की बात सामने आई है। इससे कहीं ना कहीं पर्यटक थोड़े से निराश है। जी गरिमा बताते चले कि अन्य सालों में आपने देखा होगा कि इस वक्त पहाड़ों में खास करके चमोली के जो ऊंचाई वाला भाग है, ओली है, जोशीमठ है और जो अन्य भाग है ऊंचाई वाले मसूरी है, उन जगहों में बर्फबारी से पर्यटक बाहर के लोग आते हैं और बर्फ का आनंद लेते हैं। लेकिन इस बार आपने देखा होगा कि इस बार बर्फबारी न होने से पर्यटकों में मायूसी है। और बात की जाए कि पर्यटन में तो ग्रीष्म काल में तो यहाँ पे चार धाम यात्रा जोरों पर चलती है, उसकी वजह से यहाँ पे पर्यटन को बढ़ावा मिलता है। और शीतकाल के लिए जो बात की जाए तो क्योंकि बर्फबारी से भी यहाँ पे पर्यटन को बढ़ावा मिलता है, टूरिस्ट आते हैं, शहरों से आते हैं। लेकिन इस बार बर्फबारी न होने के कारण, अभी बर्फबारी न होने के कारण यहाँ पे पर्यटकों में निराशा जग रही है और पर्यटन पे काफी इसका असर पड़ रहा है। जी गरिमा। बिल्कुल साफ तौर पर बड़ा असर देखने को मिल रहा है। शुक्रिया आप दोनों को हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी के लिए। तो उत्तराखंड में कड़ाके की ठंड ने लोगों की परेशानियों को बढ़ा दिया है और लगातार पड़ रही ठंड के चलते लोग अपने घरों में कैद हो गए हैं। वाहनों की रफ्तार भी धीमी हो गई है और आपको बता दें कि लोगों को दिनों में भी वाहनों की लाइट जलाकर ही चलना पड़ रहा है। तो यह अहम जानकारी आपको हम बता रहे, जहां उत्तराखंड में कड़ाके की ठंड पड़ती हुई नजर आ रही है। तो ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं और उत्तराखंड में कड़ाके की ठंड देखने को मिल रही है। लोग इस ठंड के चलते अपने घरों में ही कैद हो गए हैं। कोहरे से रेल सेवाएं भी बुरी तरह से प्रभावित हुई हैं। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। कोहरे से रेल सेवाएं भी प्रभावित हुई हैं और उत्तराखंड में कड़ाके की ठंड देखने को मिल रही है। और आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली खबर आपको हम लक्सर से बताते हैं, जहां पर पूर्व सीएम हरीश रावत का धामी सरकार पर कसा तंज। नदियों को खनन माफियाओं के हाथ बेचने का आरोप लगाया है। प्रदेश की दशा खराब हो रही है और आईबीएम दूसरे प्रदेशों के खनन माफिया को बेच चुकी है। सरकारी राजस्वों के साथ प्रदेश की जनता को नुकसान होने की बात हरीश रावत की ओर से कही गई है। तो यह हम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। पूर्व सीएम हरीश रावत का धामी सरकार पर बड़ा तंज सामने आया है और उन्होंने कहा कि इससे जनता का नुकसान हो रहा है। नदियों को खनन माफियाओं के हाथ बेचने का बड़ा आरोप भी उन्होंने लगाया है।
तो ये बड़ी खबर आपको हम बता दें, प्रदेश की दशा खराब हो रही है। जिस तरीके से इनकी हरकतें चल रही हैं, ये केवल बालू बेच करके इन्होंने तो हमारा बालू भी निचोड़ दिया। और फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। शहीद स्मारक देहरादून में मूल निवास भू कानून समन्वय संघर्ष समिति की बैठक हुई, जिसमें कई प्रस्ताव पारित किए गए हैं और इसके तहत मूल निवास भू कानून समन्वय संघर्ष समिति की टीम राज्य आंदोलन में शहीद हुए आंदोलनकारियों और उत्तराखंड की महान विभूतियों के गांव जाकर उनके आंगन की मिट्टी को कलश में एकत्रित कर शहीद स्मारक लाएगी। जिस दिन मांगे पूरी होंगी उस दिन हरिद्वार गंगा में कलश विसर्जित किया जाएगा। इसके अलावा ड्राफ्टिंग कमेटी, प्रचार प्रसार समिति और वित्त नियंत्रण कमेटी के गठन का प्रस्ताव पारित किया गया। संगठन को मजबूत करने के लिए जिला और ब्लॉक स्तर पर कमेटियों का गठन करने पर सहमति बनी। इसके साथ ही 15 जनवरी को बागेश्वर के सरयू नदी में स्थायी निवास प्रमाण पत्र प्रवाहित किए जाएंगे। इसके साथ ही भू कानून की प्रतियां फाड़ी जाएंगी और इन्हें भी सरयू नदी में प्रवाहित किया जाएगा। इसके बाद 28 जनवरी को हल्द्वानी में एक विशाल मूल निवास स्वाभिमान महारैली करने का प्रस्ताव पारित किया गया। देखिए, आज शहीद स्मारक में मूल निवास भू कानून समन्वय संघर्ष समिति की एक अहम बैठक हुई, जिसमें कई प्रस्ताव पारित किए गए। मुख्य तौर पर जो प्रस्ताव पारित किया गया कि जो उत्तराखंड आंदोलन में शहीद हुए हैं या उत्तराखंड की जितनी भी महान विभूतियां हैं, संघर्ष समिति की टीम उनके गांव जाकर उनके आंगन की मिट्टी को कलश में भरकर शहीद स्मारक में लाएंगे। और जब हमारे ये मुख्य जो उद्देश्य है मूल निवास भू कानून की जो मांगे हैं वो पूरी हो जाएंगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत जनपद चंपावत के लाभार्थियों से वर्चुअल संवाद किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने केंद्र एवं राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ पाने वाले लोगों से बातचीत की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 9.5 साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जनहित में बड़े निर्णय लिए गए हैं। अभी जो हम लोगों का काफ़ी लंबे समय से होमवर्क चल रहा था, शहर में आवारा पशुओं की समस्या है। आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में भी आवारा पशुओं की वजह से काफ़ी नुकसान हो रहा है, एक्सीडेंट्स भी होते हैं। तो उसके लिए गौशालाओं का निर्माण करने के लिए एक हम लोग एक्सरसाइज कर रहे थे सभी क्षेत्रों में। उसमें माननीय न्यायालय में भी बीच में एक रिट याचिका दायर हुई थी और उसके निर्देशों के अनुसार जो स्थायी गौशालाओं का निर्माण होना है उसके पहले तब तक जो भी आवारा पशुओं का एक समस्या का अस्थायी समाधान है, कोई अस्थायी गौशाला संचालित करने के निर्देश प्राप्त हुए।
हल्द्वानी शहर में सड़क दुर्घटनाओं का सबब बन रहे आवारा गौवंशों से निजात दिलाने के लिए गौशाला बनाने की प्रक्रिया जारी है। डीएम नैनीताल ने काठगोदाम शीश महल में अस्थायी रूप से बनाई जा रही गौशाला का निरीक्षण किया। यह अस्थायी गौशाला फॉरेस्ट की जमीन KMVN की लीज पर बनाई जा रही है। इस दौरान नगर आयुक्त और नगर स्वास्थ्य अधिकारी मौजूद रहे। निरीक्षण के दौरान डीएम नैनीताल ने कहा कि नगर निगम इस जमीन पर अस्थायी रूप से गौशाला का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रहा है, जिसमें शेड, भूसा और पानी की व्यवस्था की जा रही है। डीएम नैनीताल ने कहा कि गंगापुर कबड़वाल गांव में अस्थायी रूप से 3000 से 4000 गौवंश को रखने की व्यवस्था की जा रही है। काठगोदाम शीश महल में अस्थायी रूप से बन रही गौशाला में अब तक 10 से 12 गौवंशों को पकड़कर लाया जा चुका है। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना के 6041 लाभार्थियों को डिजिटल माध्यम से नवंबर और दिसंबर माह की कुल 3.63 करोड़ की धनराशि पहुंचाने का काम किया है। और इस मौके पर रेखा आर्य ने कहा है कि राज्य सरकार द्वारा कोविड महामारी के दौरान अपने अभिभावकों को गंवाने वाले बच्चों की सहायता के लिए मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना चलाई जा रही है और सरकार ऐसे बच्चों की देखरेख एक अभिभावक के तौर पर कर रही है और किसी भी बच्चे की शिक्षा न रुके, इसके लिए उन्हें निःशुल्क शिक्षा भी प्रदान की जा रही है। देवभूमि उत्तराखंड में कांग्रेस के हाथ से जमीन के साथ ही दीवार भी खिसकती हुई दिखाई दे रही है। हुआ यूं कि भाजपा लोकसभा चुनाव और निकाय चुनाव के लिए अभी से पूरे दमखम के साथ लगी है। इसी के तहत भाजपा ने प्रदेश में दीवार लेखन अभियान चलाकर दीवारों को भी भाजपा में कर दिया है। इतना ही नहीं, भाजपा देश भर में राममय माहौल बनाने के साथ ही ऐसी तैयारी कर रही है मानो कि कल ही आचार संहिता की घोषणा होनी हो। जबकि कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों के अधिकांश नेता इस समय सर्द हवाओं के बीच गुनगुनी धूप का आनंद ले रहे हैं। वहीं भाजपा संगठन के साथ ही शासन स्तर पर पूरी तरह से चुनावी तैयारियों में रंगी हुई नजर आ रही है। और मुख्यमंत्री धामी एक तरफ जहां पूरे प्रदेश में मेगा रोड शो कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर विभिन्न विकास की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास कर जनता तक सरकार की विकास की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाकर भाजपा ही देश और राज्य का विकास कर सकती है का दावा कर रहे हैं। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव और निकाय चुनाव के लिए समय बेहद कम है। देश भर में राममय माहौल के बीच आदर्श आचार संहिता कब लग जाए पता नहीं, और भाजपा की तैयारी ऐसे चल रही है मानो कल ही राज्य में आचार संहिता लागू हो रही हो। उत्तराखंड में आलम यह है कि कांग्रेस के हाथ से जमीन के साथ ही दीवार भी खिसकती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि भाजपा की चुनावी तैयारियां अपने चरम पर हैं और राज्य में भाजपा ने प्रदेश भर में दीवार लेखन अभियान चलाकर दीवारों को भी भाजपामय कर दिया है। भाजपा ने सभी प्रमुख चौक चौराहों और सड़कों पर अब की बार 400 के पार का नारा चस्पा कर दिया है। कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दल कमजोर संगठन और आर्थिक संसाधनों के अभाव में जूझ रहे हैं। हालांकि कांग्रेस का दावा है कि वो भाजपा से किसी भी लिहाज से पीछे नहीं है। कांग्रेस को पूरी उम्मीद है कि राज्य की 5 लोकसभा सीटें कांग्रेस के खाते में जाएगी, जबकि भाजपा कांग्रेस के दावों को हवाई बताकर कांग्रेस की तैयारियों की मजाक बनाता हुआ नजर आ रहा है। आपका आंकलन हो सकता है, लेकिन हमारा आंकलन बहुत आगे है। हम भाजपा से कहीं पे पीछे नहीं है। हम पूरे दमखम से चुनाव लड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी की जो नाकामियां हैं, जिस तरीके से पूरे प्रदेश को उन्हें छलने और ठगने का काम किया है, बेरोजगारों पर लाठीचार्ज की, अंकिता भंडारी हत्याकांड है, अग्निवीर हैं, तो कई ऐसी योजनाएं हैं जिनको लेकर हम मुद्दे हैं, उन मुद्दों को लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे और भाजपा को निश्चित रूप से पछाड़ेंगे। और एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता दूं कि इस प्रदेश की जनता बिल्कुल तैयार बैठी है और 2009 का इतिहास दोबारा दोहराया जाएगा।
और ये एकमात्र ऐसी पार्टी है कि जो हमेशा इलेक्शन मोड में रहती है। हम लोग निरंतर इसके लिए काम करते हैं। आज फिर इलेक्शन नज़दीक आया है तो हमारी बैठकों का दौर चल रहा है। हमने विस्तारक फील्ड में उतारने जा रहे हैं, जो हम हर समय करते हैं। और आगे की हमारी रणनीति है, हमको मात्र जीत नहीं चाहिए, भारी मार्जिन के साथ जीत चाहिए। और एक वातावरण जो उत्तराखंड बनाने में हमेशा सफल रहता है और जिसका प्रभाव पूरे देश में जाता है, वो वातावरण निर्माण हम लोग कर पा रहे हैं। तो मेरी एकमात्र पार्टी है जो 365 24/7 इस काम में लगी रहती है। आज भी हम उस पर आगे बढ़ रहे हैं। कांग्रेस तो दूर दूर तक कहीं हमारे सामने दिखाई नहीं देती है। आपको बता दें कि कांग्रेस ने बेरोजगारी, महंगाई, कानून व्यवस्था समेत किसानों के मुद्दे पर सरकार की घेराबंदी तेज कर दी है। इसी बीच कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा का 15 जनवरी को राजधानी देहरादून में आगमन है। कुमारी शैलजा विधायकों, पूर्व विधायकों के साथ साल 2022 के विधानसभा प्रत्याशी रहे नेताओं के साथ बैठक कर आगे की रणनीति पर मंथन करेंगी। इधर कांग्रेस अपने प्रभारी के आगमन की तैयारियों में जुटी है। उधर भाजपा पीएम मोदी की जनसभाओं के कार्यक्रम तक फाइनल करने वाली है। फरवरी आखिर तक 1 दर्जन केंद्रीय नेताओं की जनसभाओं के कार्यक्रम तय हो रहे हैं। बूथ से लेकर प्रदेश तक सम्मेलनों, संपर्क अभियानों के जरिए वह चुनाव प्रचार में जुट चुकी है। इसके विपरीत कांग्रेस की तैयारियां बयानबाजी और पार्टी दिग्गजों के कुछ दौरों तक ही सीमित है। देखिए, हमने 5 लोकसभाओं में जो है कोऑर्डिनेटरों की घोषणा कर दी है। जो चुनाव में प्रबंधन का काम देखेंगे, किस जगह क्या कमी है, क्या वहाँ पर मजबूती करनी है, क्या अन्य उपाय करने हैं। निश्चित तौर पर कोऑर्डिनेटर जमीनी स्तर पर जो है इस चीज़ की मॉनिटरिंग करेंगे और लोकसभा चुनाव में कोई कसर न रहे, उसके लिए व्यापक तैयारियां कांग्रेस पार्टी कर रही है। संगठन को बूथ स्तर पर मजबूत किया जा रहा है। फ्रंटल संगठनों को जो है जिम्मेदारियां दे दी गई हैं। तो इस बार मतलब किसी भी तरह की कोई कमी नहीं रहेगी और जो जनहित के मुद्दे हैं वो कैसे आम मतदाता तक पहुंचे, उस पर व्यापक रणनीति बन रही है। कुल मिलाकर लोकसभा चुनाव के लिए अब समय बेहद कम है। यही वजह है कि तमाम राजनीतिक दलों की तैयारी तेज हो गई है। हालांकि इन तैयारियों में भाजपा सभी विपक्षी दलों को पीछे छोड़ चुकी है। वहीं भाजपा ने विपक्ष के मजबूत बूथों पर भी सेंधमारी की योजना बनाई है। साथ ही जीत के लक्ष्य को भी बढ़ा दिया है। वहीं इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए प्रधानमंत्री समेत तमाम दिग्गज नेताओं की चुनावी रैलियां भी कराने की तैयारी की जा रही है। इसके विपरीत कांग्रेस की तैयारियां बयानबाजी और पार्टी दिग्गजों के कुछ दौरों तक ही सीमित है। सवाल ये है कि क्या कांग्रेस ऐसी तैयारियों के बीच भाजपा का मुकाबला कर पाएगी। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट, के न्यूज़ इंडिया।